नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या भारत का जो स्वदेशी पर जोर है वो उसे अमेरिका जैसे देशों के व्यापारिक दबावों से बचा सकता है? खास तौर से ये टैरिफ वाली बात, जो आयात शुल्क बढ़ाने की धमकियां थीं। ये मुद्दा असल में तब बहुत गरमाया था जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टाइम पर उनके प्रशासन ने भारत पर काफी जोर डाला था कि भाई आप कई अमेरिकी चीजों पर आयात शुल्क कम करें। हाँ, बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, वो इसी पर आधारित है। एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है स्वदेशी बनाम टैरिफ युद्ध, मोदी की रणनीति। और ये विश्लेषण इसी उलझे हुए सवाल को क्या कहते हैं सुलझाने की कोशिश करता है। तो जरा याद करें मामला क्या था, अमेरिका क्या चाह रहा था। हाँ, अमेरिका की मांग थी कि भारत कई सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जैसे कुछ खास मेडिकल डिवाइस थे, डेयरी प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद। हाँ, वाइन और ऑटो पार्ट्स का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। उन सब पर आयात शुल्क घटाए। उनका तर्क था कि भाई भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये थी सिचुएशन। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और देखिए ये दबाव कोई एक तरफा भी नहीं था। मतलब भारत ने भी इसके जवाब में कुछ रिएक्शंस दिए थे। अच्छा, क्या किया था भारत ने? जैसे अमेरिका से आने वाले कुछ सामान थे चुनिंदा, मिसाल के तौर पर बादाम हैं, अखरोट हैं, सेब हैं। हाँ हाँ। इन जैसे उत्पादों पर भारत ने भी पलटकर जवाबी तौर पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिए थे। ओह ओके, टिट फॉर टैट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन इस पूरे लेन देन और तनाव के बीच ना एक बात काफी गौर करने लायक थी, जो विश्लेषण भी पॉइंट आउट करता है। क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस टैरिफ वाले मुद्दे पर सीधी बयानबाजी से परहेज किया। एक तरह की सदी हुई चुप्पी कह सकते हैं, वो बनाई रखी। बिल्कुल। विश्लेषण का इशारा यह है कि शायद इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते पनप रहे थे, जो स्ट्रैटेजिक रिश्ते थे, उनको किसी भी तरह की आंच से बचाना। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आज हमारा मकसद यही है, इस विश्लेषण के चश्मे से देखना और समझना कि ये जो व्यापार के दबाव हैं, इनके सामने ये स्वदेशी का जो विचार है, ये कितना कारगर हथियार है। इसकी ताकत कहाँ है और कहाँ कहाँ इसकी सीमाएं आ जाती हैं। क्या ये वाकई टैरिफ युद्ध का जवाब बन सकता है? तो सबसे पहले ये साफ करते हैं, जब हम यहाँ स्वदेशी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक, क्या ये सिर्फ मेड इन इंडिया का नारा है या कुछ और गहरा है इसमें? ऊपर से तो यही लगता है कि भाई देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा दो, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। हाँ। और धीरे धीरे बाहर के सामान पर आयात पर अपनी निर्भरता कम करो। क्या ये समझ ठीक है? हाँ, आपकी समझ काफी हद तक सही दिशा में है, बिल्कुल। लेकिन इसे थोड़ा और विस्तार देना जरूरी है। देखिए, स्वदेशी की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन तक जाती हैं। पर आज के कॉन्टेक्स्ट में और खासकर इस विश्लेषण के दायरे में ये सीधे तौर पर जुड़ता है सरकार की बड़ी पहलों से। जैसे आपने मेक इन इंडिया का नाम सुना होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। और फिर अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जोर शोर से ऐलान हुआ। हाँ, इन दोनों का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, भारत की अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, घरेलू उद्योगों को न सिर्फ बढ़ावा देना बल्कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना। सोच ये है कि अगर हम अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद बनाने लगें, अच्छी क्वालिटी की, सही दाम पर, तो फिर बाहरी दुनिया के जो आर्थिक उतार चढ़ाव हैं या कोई दबाव डालता है तो उसका असर हम पे कम पड़ेगा। ओके। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे ये पॉलिसीज जमीनी हकीकत को, देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी और सेल्फ रिलायंस के लेवल को बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ इंपोर्ट कम करने की बात नहीं है, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की भी बात है। अच्छा, तो ये नीतियां हैं आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। अब इसे वापस टैरिफ युद्ध वाले मुद्दे से जोड़ते हैं। जब अमेरिका जैसा कोई बड़ा देश टैरिफ लगाता है तो ये स्वदेशी का विचार कैसे बचाव कर सकता है? विश्लेषण में इसके फेवर में क्या तर्क दिया गया है? मेरे ख्याल से सीधी सी बात तो यही होगी कि अगर हम अमेरिकी सामान कम खरीद रहे हैं क्योंकि हम अपना बना रहे हैं, हाँ, तो उनके टैरिफ बढ़ाने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही है ना लॉजिक? हाँ, थ्योरी में तो ये लॉजिक बिल्कुल सीधा और बहुत आकर्षक लगता है, और विश्लेषण इसी लाइन पर बात करता भी है। अगर भारत का घरेलू उद्योग इतना मजबूत हो जाए कि वो देश की ज्यादातर जरूरतें, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हों या इंडस्ट्रियल सामान, अच्छी क्वालिटी और सही कीमत पर पूरी कर सके, तो फिर इंपोर्टेड चीजों पर हमारी निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। ऐसे में अगर कोई देश हम पर ट्रेड प्रेशर बनाने के लिए, मान लीजिए, अपनी चीजों पर ड्यूटी में छूट मांगता है या हमारे एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाता है, हाँ। तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पर लिमिटेड हो जाएगा,
क्योंकि हम उस देश के सामान पर ज्यादा डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। सही। ये एक तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस, मतलब आर्थिक झटकों को सहने की क्षमता बढ़ाने जैसा है। स्वदेशी मॉडल का ये सबसे बड़ा वादा है, कह सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक तरह का आर्थिक कवच बन जाए। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? क्या सिर्फ स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तय कर लेने से ये कवच तैयार हो जाता है? विश्लेषण यकीनन कुछ बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों की तरफ भी इशारा कर रहा होगा। वो क्या है? क्योंकि हकीकत अक्सर सिद्धांतों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्लेषण इस रास्ते की कई सीरियस चुनौतियों को सामने रखता है। सिर्फ इच्छा शक्ति या पॉलिसी डिक्लेरेशंस काफी नहीं होते। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है निर्भरता, डिपेंडेंसी, और वो भी कुछ बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स में। जैसे विश्लेषण साफ कहता है कि भारत आज भी खासकर एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट और कई जरूरी रॉ मटेरियल्स के लिए काफी हद तक अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर निर्भर है। आप सोचिए, सेमीकंडक्टर चिप से लेकर खास किस्म के एरोस्पेस मटेरियल तक। इन एरियाज में रातों रात आत्मनिर्भर बन जाना वो मुमकिन नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, सालों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। ये एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सही बात है। दूसरी बड़ी चुनौती जुड़ी है आज की दुनिया की एक सच्चाई से, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स या GSCs। हाँ, ये बहुत सुना है आजकल। बिल्कुल। इसे थोड़ा खोलते हैं। आज शायद ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जैसे एक स्मार्टफोन ले लीजिए या एक मॉडर्न कार, वो पूरी तरह एक ही देश में बनता हो। उसके पुर्जे, उसका कच्चा माल, उसकी डिजाइनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, ये सब दुनिया भर के दर्जनों देशों से आते हैं। एक जटिल जाल की तरह जुड़े हुए हैं सब। विश्लेषण का तर्क ये है कि सिर्फ घरेलू उत्पादन के दम पर इस बेहद पेचीदा और एफिशिएंट इंटरनेशनल सिस्टम को पूरी तरह से बदल देना या इससे पूरी तरह कट जाना, वो न तो प्रैक्टिकल है और ना ही शायद फायदेमंद है। इसमें सिर्फ पैसा और वक्त ही नहीं लगता, बल्कि ये आपको ग्लोबल इकोनॉमी से अलग थलग करने का रिस्क भी पैदा करता है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन वाली बात वाकई सोचने वाली है। मतलब हम चाहें भी कि सब कुछ यहीं बने, पर आज की दुनिया में ये शायद मुमकिन ही नहीं कि हम पूरी तरह अकेले काम कर सकें। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और अहम चुनौती है जिसका जिक्र विश्लेषण में है। अच्छा? वो है जवाबी कार्रवाई का खतरा, रिटालिएशन का। अगर व्यापारिक तनाव बढ़ता है, मान लीजिए भारत अमेरिकी सामान पर ड्यूटी बढ़ाता है या अमेरिकी कंपनियों के लिए मार्केट एक्सेस मुश्किल बनाता है, हाँ, तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। और इसका असर सिर्फ भारत में आने वाले अमेरिकी इंपोर्ट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उन भारतीय इंडस्ट्रीज पर भी पड़ सकता है जो अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ओह हाँ। जैसे विश्लेषण खास तौर पर 2 सेक्टरों का जिक्र करता है, भारत की फलती फूलती IT सर्विसेज इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा उद्योग। ये तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं हमारे। एग्जैक्टली। इन दोनों सेक्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं जाता है। अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई में इन सेक्टर्स पर निशाना साधता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर इसका गंभीर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये एक, क्या कहते हैं, दोधारी तलवार है। स्वदेशी का रास्ता अपनाते हुए भी हमें ग्लोबल रिएक्शंस का ध्यान रखना ही होगा। ये तो वाकई एक बेहद जटिल तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की जरूरत और इच्छा है, दूसरी तरफ ये ग्लोबल निर्भरताएं और जवाबी कार्रवाई का डर। अब उस पॉइंट पर आते हैं जो मुझे इस विश्लेषण में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ग्लोबल मंचों पर इस टैरिफ की गर्मा गर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अपेक्षाकृत शांत रहना, या कहें कि एक सधी हुई चुप्पी बनाए रखना। विश्लेषण इसके पीछे क्या संभावित कारण या क्या स्ट्रैटेजिक सोच बताता है? आखिर क्यों भारत ने खुलकर थोड़ा एग्रेसिव रुख नहीं अपनाया? ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विश्लेषण रोशनी डालता है। ये जो सधी हुई चुप्पी, या कहिए कि सीधे टकराव से बचने की रणनीति थी, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं जो शायद आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली और शायद सबसे अहम वजह विश्लेषण के अनुसार है भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके। खासकर एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसे अब इंडो पैसिफिक कहते हैं, चीन के बढ़ती प्रभाव को बैलेंस करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। इसमें डिफेंस कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। विश्लेषण का मत है कि इस बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर को देखते हुए शायद भारत ये नहीं चाहता था कि ट्रेड जैसे मुद्दे इस अहम साझेदारी पर हावी हो जाएं या इससे किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। यानी बड़े रणनीतिक हितों को तात्कालिक व्यापारिक झगड़ों पर तरजीह देना, प्रायोरिटी देना। संभवतः। बिल्कुल। दूसरा कारण
जो इसी से जुड़ा है वो है दोनों देशों के बीच के गहरे आर्थिक और व्यापारिक संबंध, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया। भारतीय आईटी कंपनियों की अरबों डॉलर की कमाई अमेरिकी बाजार से होती है। सही। अमेरिकी टेक कंपनियां भारत के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स में भारी निवेश कर रही हैं। हाँ। हजारों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। इन गहरे और मल्टी डायमेंशनल आर्थिक रिश्तों को किसी भी तरह का झटका देना वो दोनों ही देशों के हित में नहीं होता। हाँ, बात तो सही है। तीसरा अहम पहलू है डिफेंस डील्स, रक्षा सौदे। भारत अपनी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए अमेरिका से कई महत्वपूर्ण हथियार और डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है, जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, निगरानी उपकरण। हाँ, ये भी है। इन डील्स का स्मूथली चलते रहना भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम है। जाहिर है, अगर ट्रेड टेंशन बढ़ती तो इन रक्षा सौदों पर भी असर पड़ने का खतरा रहता। समझ गई। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो विश्लेषण यही इशारा करता है कि टैरिफ जैसे मुद्दों पर सीधे भिड़ने के बजाय थोड़ा नरम रुख अपनाना, बातचीत के दरवाजे खुले रखना और पब्लिक फोरम्स पर ज्यादा तल्खी ना दिखाना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मकसद शायद ये था कि व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करते हुए भी भारत अमेरिका के जो ब्रॉडर संबंध हैं उनकी नींव को मजबूत बनाए रखा जाए। ये दिखाता है कि फॉरेन पॉलिसी में अक्सर अलग अलग हितों, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस साधना पड़ता है। ये वाकई एक जटिल संतुलन का खेल लगता है। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब फाइनली ये विश्लेषण हमें क्या बताता है? क्या स्वदेशी पूरी तरह से नाकाफी है, या ये जरूरी तो है पर अकेला काफी नहीं है? भारत के लिए आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है इसमें? विश्लेषण का जो सार निकलता है वो काफी यथार्थवादी और बैलेंस्ड लगता है मुझे। निष्कर्ष ये नहीं है कि स्वदेशी का विचार गलत है या बेकार है, बिल्कुल नहीं, बल्कि निष्कर्ष ये है कि सिर्फ स्वदेशी के दम पर आज की कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी में टैरिफ युद्ध जैसे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को जीत लेना शायद संभव नहीं है। कम से कम शॉर्ट या मीडियम टर्म में तो बिल्कुल नहीं। ओके। ये आत्मनिर्भरता का लक्ष्य महत्वपूर्ण जरूर है, देश की इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन ये अपने आप में कोई रामबाण इलाज नहीं है जो सारी व्यापारिक समस्याओं को हल कर दे। तो फिर क्या? इसके बजाय विश्लेषण एक बहुआयामी या कहिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की वकालत करता है। यानी भारत को एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, क्या क्या शामिल है इसमें? पहला, स्मार्ट नेगोशिएशन, यानी अपने व्यापारिक पार्टनर्स के साथ चतुराई से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करना, मोलभाव करना। दूसरा, महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, जैसे अमेरिका के साथ उनको न सिर्फ बनाए रखना बल्कि उन्हें और गहरा करना, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड से बढ़कर हैं। हाँ। और तीसरा, इन सब के साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लगातार मजबूत करने के प्रयास जारी रखना, यानी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे पर पूरी गंभीरता से काम करते रहना। तो एक तरह से ये सब कुछ एक साथ वाली स्ट्रैटेजी है। बातचीत भी करो, दोस्ती भी निभाओ और अपनी ताकत भी बढ़ाते रहो। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो कथित चुप्पी या सधा हुआ रुख था, विश्लेषण उसे इसी नजरिए से देखता है कि ये शायद सीधे टकराव के रास्ते को छोड़कर एक तरह का मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश थी। इंटरेस्टिंग। एक ऐसा रास्ता जो शॉर्ट टर्म ट्रेड फायदों के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिश्तों को दांव पर ना लगाएं और साथ ही देश की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाता रहे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश के लिए रेलेवेंट है, कि कोई भी देश अपने तात्कालिक राष्ट्रीय आर्थिक हितों और अपनी दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतिक जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित करे। ये हमेशा से फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। तो ये थी स्वदेशी बनाम टैरिफ युद्ध, मोदी की रणनीति शीर्षक वाले विश्लेषण पर हमारी आज की गहरी नजर। हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिकी टैरिफ दबावों का संदर्भ क्या था, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही, स्वदेशी मॉडल की अपनी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, जैसा कि विश्लेषण बताता है, और भारत के थोड़े शांत या सधे हुए नजरिए के पीछे क्या संभावित रणनीतिक कैलकुलेशंस हो सकती थी। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा का लबोलुबाब या कह सकते हैं सार यही निकलता है कि आज की आपस में गुंथी हुई दुनिया में शायद ही कोई एक सीधा जवाब या एक अकेली स्ट्रैटेजी काम करती है। विश्लेषण यही सुझाता है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के साथ समझदारी से जुड़ना, बातचीत करना और अपनी साझेदारियों को सहेजना भी उतना ही अहम है। शायद इन दोनों का मिश्रण ही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता हो सकता है। और जाते जाते आप सबके सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह से आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन काम करती हैं, क्या किसी भी बड़े देश के लिए, चाहे वो भारत हो या कोई और,
पूर्ण स्वदेशी या पूरी तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना कभी भी एक यथार्थवादी लक्ष्य हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की हकीकत यही है कि देशों के बीच आपसी निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस ही एक अनिवार्य और शायद स्थायी सच्चाई है जिससे बचकर नहीं रहा जा सकता? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।